नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। वर्ल्ड अस्थमा डे आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। हर साल मई के पहले मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है सांस या फेफड़ों की बीमारी और अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी कि जागरूकता फैलाना। साल 2019 में अस्थमा ने अनुमानित 262 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था, जिस समय हमने देखा था कि कोरोना की दूसरी लहर आई थी और उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। तो वहीं 4,61,000 लोगों की मौतें भी हुई थी। अस्थमा की अगर बात करें तो बच्चों में सबसे आम ये उपरानी बीमारी है। हर साल इस दिवस की थीम अलग अलग रखी जाती है। इस साल 2022 में इसको एक नई थीम के तौर पर रखा गया है। तो इसकी 22 की थीम की अगर बात करें तो क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर ये थीम रखी गई है। अस्थमा वायुमार्ग में सूजन की बीमारी है। इसकी वजह से सांस की नली में सूजन हो जाती है, जिससे फेफड़ों से हवा को बाहर लाना मुश्किल होता है। इससे रोगी को सांस फूलने, घरघराहट, सीने में जकड़न और खांसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में अस्थमा को लेकर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से ये होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं और ये वर्ल्ड अस्थमा डे है, ये क्यों मनाया जाता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रा सर से। मिश्रा सर, आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं, क्यों ये मनाया जाता है, क्या कुछ इसका महत्व है? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम इस पूरे विषय पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको तब तक कुछ बता देते हैं कि अस्थमा आखिर होता क्या है। अस्थमा सांस जब फूलने लगती है, जब ज़्यादा चल नहीं पाते, सांस के साथ घरघराहट की आवाज़ आती है, सीने में जकड़न जैसी होने लगती है, जब ये स्थितियां बनने लगती हैं, बार बार खांसी आती है, खांसी में कफ भी आने लगता है, तो ये सारी जो जब स्थितियां बनने लगती हैं, तब ये माना जाता है कि अस्थमा के ये लक्षण होते हैं, इसकी वजह से ये अस्थमा होता है। लेकिन अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो दिवस मनाया जा रहा है उस पर क्या कुछ महत्व है। चलिए, डॉक्टर आर एन टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टंडन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्यों इसे मनाते हैं, क्या कुछ इसका महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि WHO ने सारी जो कॉमन बीमारियां हैं उनको लेकर के कभी ना कोई डे जो है अनाउंस किया और वो सेलिब्रेट किया था। इसी तरह से वर्ल्ड एस्थमा डे जो है 1998 के आसपास करीबन शुरू हुआ था और तब से ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे का दिन फिक्स किया गया, जिसमें वर्ल्ड एस्थमा डे की बात की जाती है। वर्ल्ड एस्थमा डे मनाने का या ऑब्जर्व करने का एक मकसद रखा गया कि हर साल किसी न किसी तरह से लोगों को एस्थमा के बारे में जानकारी दी जाए और उसके बारे में बात की जाए। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह कि एक एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो 10 से 15 मिलियन लोगों को ऑलमोस्ट समझें कि आप इंडिया में भी इतने ही लोग हैं, अमेरिका में भी इतने ही लोग होते हैं जिनको कि हर साल एस्थमा की परेशानी होती है। और ये परेशानी एक ऐसी है जिसके ऊपर करोड़ों रुपये लोगों को खर्चने पड़ते हैं और वे एक इनकैपेसिटेटिंग टाइप के स्टेज में पहुंच जाते हैं जब ये क्रॉनिक एस्थमा हो जाता है। तो उसमें इन सब चीज़ों का जो इलाज है और जिस जिस टेक्निक से आप इन लोगों को ठीक कर सकते हैं, मरीजों को, और इमीडिएट और आराम दिला सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं विश्व में, अगर हम बात करेंगे एक इकोनॉमिकली सुपीरियर और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक वेल डेवलप्ड कंट्री और एक अंडर डेवलप्ड और पुअरली डेवलप्ड कंट्री में बहुत फर्क हो जाता है। तो बेसिकली जो है इस साल का थीम यही रखा गया है, टू रिड्यूस द गैप्स बिटवीन एस्थमा ट्रीटमेंट।
तो उसके लिए आज सिर्फ ये बात करी जा रही है कि हमको अस्थमा में समझना है कि किन किन चीजों की वजह से परेशानी होती है, अस्थमा कब होता है, क्यों हो जाता है और इसका इलाज क्या कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को हम इस बीमारी से राहत दिला सकते हैं। ये माना जाता था पहले कि अस्थमा कई बार क्योर हो जाता, पर अब ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चेंजेस आ जाते हैं सांस की नलियों में, वो चेंजेस जो है ऑलमोस्ट ऐसे परमानेंट हो जाते हैं जो कि आपको ठीक करने में बहुत मुश्किल होती है। पर इनका जो स्टिमुलस होता है, जिस तरह से अस्थमा के अटैक्स बढ़ते हैं, चाहे वो एलर्जेंट की वजह से हो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर हम उन सब चीजों को समय पे डिटेक्ट करके और इसका इलाज शुरू कर दें तो बहुत आसानी से हम एक्यूट स्टेज से लोगों को निकाल लेते हैं और उनको तकलीफ में जाने से, एक लंबे अरसे तक इलाज कराने से बचा सकते हैं। बशर्ते ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में अस्थमा को लोगों ने बहुत अलग अलग नजरियों से देखा है, पर आफ्टर ऑल सारी चीजें एग्जामिनेशन के बाद और टेस्टों के बाद और खासकर पिछले 2 डेकेड के अंदर जिस तरह से अस्थमा के ऊपर लोगों ने रिसर्च करी और ये पाया कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो आपके सांस की नली में चलता है और उसकी वजह से परेशानियां होती है और सूजन आ जाती है। और वो सूजन आपकी नली के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें आ जाती है, उसके नीचे की जो मसल्स हैं उसमें आ जाती है। मतलब कई तरीके से सूजन आती है और सूजन आने से आपका सांस की नली का जो एक डायमीटर है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। पर यहाँ पे हमें समझना है कि चलने फिरने में सांस का फूलना और अस्थमा की वजह से सांस का फूलना जो है, दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पे जो लोगों को चलने फिरने पे बहुत ज्यादा सांस फूलती है, पर बैठते हैं, आराम मिल जाती है, उस सिचुएशन में हमें हार्ट की प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अस्थमा का जो अटैक होता है जो कि चलने में भी बढ़ेगा, परंतु उसके साथ में आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एलर्जिक रिएक्शन या तो किसी एलर्जेंट से, यानी कि पोल्यूशन के समय में या वेदर चेंज हो रहा होता है उस समय उनको ये परेशानी बढ़ जाती है, या अचानक किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ या कॉमन कोल्ड हुआ और उसके बाद उनके एस्थमेटिक अटैक बढ़ जाते हैं। परंतु जो सांस हार्ट वाले होते हैं उनका एक फिक्स पैटर्न होता है जो आपको चलने फिरने पे आपको तकलीफ देता है। तो सांस के हार्ट वाले का इलाज अलग होता है और जो सांस एस्थमेटिक होता है उसका इलाज अलग होता है। तो हमें इन बातों को समझना है कि इन्फ्लेमेशन की जैसे बात अभी पहले आपने कोरोना की बात करी, तो कोरोना के समय में ये देखने में आया ना कि सारा कुछ करते हुए, सारा इलाज करते हुए अल्टीमेटली 5 से 7 दिन बाद आपको ये सब चीजें क्लियर हुई कि कोरोना एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हर तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल किया। तो यही हमें लोगों को समझाना है कि अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और इसमें जब आपको नेबुलाइजेशन या आपको इनहेलर या आपको मुंह से खाने के लिए स्टेरॉइड्स को कहा जाता है तो उसको अवॉइड मत कीजिए। लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि अस्थमा का इलाज में अगर आपको स्टेरॉइड्स खिलाए गए तो आप परमानेंट स्टेरॉइड के आदी हो जाओगे। नहीं, आपको समझना है कि जो अस्थमा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसका पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स का होता है। और जब इनहेलर और नेबुलाइजेशन की बात करते हैं तो ये इतनी लो डोज पे स्टेरॉइड्स होते हैं और ये लोकली इफेक्टिव होते हैं, यानी कि सांस की नली और लंग्स पे असर करते हैं। तो डरने की बात नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप स्टेरॉइड इनहेलर लीजिए या स्टेरॉइड का नेबुलाइजेशन लीजिए या इवन गोली भी खाने को दी है तो उसकी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि यही दवाइयां हैं जो आपको मदद करती हैं इमरजेंसी से बाहर निकालने। आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं जैसे उनको स्टेरॉइड्स की बात की जाती है। तो इन सब चीजों को अगर हम समझेंगे, और यही सब परेशानी है कि आज की सब जगह पर हर तरीके का इलाज मुहैया नहीं कराया जा सकता है, और वही गैप्स हैं कि किस तरह से आपको दूर करना है, कि नेबुलाइजेशन को कैसे यूज करना है, आपको इनहेलर को कैसे यूज करना है, आपको रेस्पिरेटर्स को कैसे यूज करना है। तो इन सब चीजों को अगर हम सबको समझाते जाएंगे तो अस्थमा का जो प्रॉब्लम होती है उसे कंट्रोल करने में और आने वाले समय में
बीमारी की वजह से जो खर्चे बढ़ने वाले हैं और बीमारी की वजह से जो इनकैपेसिटेटेड लाइफ हो जाती है, जहाँ पे आप सभी काम करने से जो है दूर होते चले जाते हैं, उनको कम करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को हर एक जगह पहुँचाना है, सबको समझाना है कि कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा लिया जाए और अपनी सेहत को अच्छा रखा जाए। बिल्कुल। और और सर उन यही सब चीज़ों यही का भी ध्यान कोशिश रखना है यही जिनसे कोशिश विश्व प्रेसिपिटेट होता है। ऑर्गेनाइजेशन की भी है, डब्ल्यूएचओ की भी है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचे, सही तरीके से जानकारियां पहुंचे, जिससे कि लोग विचलित ना हो और भ्रमित ना हो। सही जानकारियां जब लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग स्वाभाविक तौर पर अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। डॉक्टर मिश्रा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा सर। इस बीमारी को, अस्थमा को लेकर अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि बच्चे, ये बीमारी बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि जो अगर किसी चीज से बच्चों में एलर्जी की वजह से अगर ये रोग हो रहा है तो बचपन समाप्त होने तक वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ों में ये संभावना नगण्य होती है। तो बच्चों में चूंकि अभी पूरा इम्यून सिस्टम बिल्डअप नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो एलर्जी की जो शिकायतें हैं बच्चों में अधिक देखने में आ सकती हैं। और अगर आप देखें 300 मिलियन की अगर आप बात करते हैं तो करीब 300 दुनिया में 300 करोड़ लोगों को ब्रोंकियल आजमा आज के तारीख में है। और हर 10 साल बाद 50% इसमें बढ़ोतरी होती है। अगर विकसित देश और विकासशील देश भारत जैसे हैं हम बात करते हैं तो अमेरिका में इसका अनुपात 10% है पूरी पॉपुलेशन का। तो आप समझ सकते हैं अगर इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें 10% को, और या हो सकता है ज्यादा भी हो, तो 10% 140 करोड़ का आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ करीब 15 करोड़ लोगों को ब्रोंकियल आजमा है, 150 मिलियन। तो और कभी बहुत बार ये डायग्नोसिस नहीं हो पाती ठीक से इसकी, जैसे डॉक्टर टंडन साहब ने बहुत विस्तार से बताया ब्रोंकियल आजमा के बारे में कि लोग जो ट्रीटमेंट उसका उचित है उसको लेने में कतराते हैं कि साहब हम स्टेरॉइड इनहेलर से आदत पड़ जाएगी, लेकिन उसको समस्या को ठीक से न फेस करना और उसको ठीक से उसका इलाज न करने से समस्या और बढ़ेगी बाद में। कि किसी को अगर बचपन से ही एलर्जी है और एलर्जी नोन हो सकती है, बहुत बार एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं कि भाई किस चीज से एलर्जी है। तो अगर आप भाग्यशाली है, अगर आप में ये पता लग जाए कि किस चीज से आपको एलर्जी होती है, तो उसको आप फिर प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं उससे। जैसे बहुत सारे लोगों को ब्रोंकियल आजमा सीजनल वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, मौसम के हिसाब से, जैसे मार्च अप्रैल में अभी आप देखते हैं कितना पतझड़ होता है, नई नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, उनके पॉलन जिनको कहते हैं, जो जिनसे बीज निकलता है और नए पौधे निकलते हैं, वो हवा में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वैसे पूरी साल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मार्च का महीना आते ही उनको समस्या शुरू हो जाएगी। और मार्च अप्रैल में जब तक ये पतझड़ रहेगा, मौसम इस तरह का रहेगा बसंत ऋतु का, उनको समस्या अधिक रहेगी। इसी प्रकार से कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी होती है, तो जाड़े आने के साथ साथ ये इसके अटैक्स बढ़ जाते हैं और बिल्कुल भी वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है और कुछ दवाइयां ले रहे हैं, रिफ्लक्स होता है स्टमक से रात में, उससे भी ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगरिंग, ये आपको पता होना चाहिए किस चीज से ट्रिगर हो सकता है ब्रोंकियल आजमा, और जिनको ये रोग होता है उनको पता होता है कि कब ये ट्रिगर हो जाएगा और उसको बिल्कुल बचाव उससे करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार, जैसे कोविड में बचाव के उपाय हम लोग बताते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल पे भी, तो मैं यही कह रहा हूं कि मास्क का प्रयोग हम कोविड के बचाव के लिए जो किया है उससे हमको
ये ब्रोंकियल आज्मा और जिनको भी सांस की बीमारियां हैं, प्रदूषण आज एक बहुत बड़ा कारण बन गया है ब्रोंकियल आज्मा का और सांस की बीमारियों का। हमने देखा है सर्दियों में किस प्रकार एनसीआर में, दिल्ली में जब फॉग और स्मॉग होता है प्रतिवर्ष, बच्चों में, बड़ों में, सुबह आप वॉक के लिए नहीं जा सकते, पार्क में घूमने नहीं जा सकते, इतनी हवा में प्रदूषण होता है, हवा इतनी भारी हो जाती है कि आप सांस नहीं ले सकते। तो ये भी कारण अब इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। और जैसे डॉक्टर टंडन ने समझाया बहुत अच्छे से कि इसका इलाज जो भी है आजकल, और इलाज हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। ये जैसे हम अगर याद करें 30-40 साल पहले तो केवल ओरल स्टेरॉइड इसके मिलते थे, जिसको लोगों को मुंह से स्टेरॉइड की मात्रा देनी पड़ती थी जो काफी अधिक होती थी। आजकल जो स्टेरॉइड इनहेलर्स आ गए हैं और कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं, और जो मास्ट सेल शरीर में होते हैं जो ट्रिगर करते हैं इसको और एक्टिवेट करते हैं ब्रोंकियल आज्मा को, उसके को भी टैकल करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग काफी मात्रा में आजकल हो रहा है और उससे भी बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्रॉनिक बीमारियां जिनकी हम चर्चा करते हैं कि साहब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो सिर उठा रही हैं और उठा लिया 21वीं सदी में, उसमें हार्ट डिजीज सबसे ऊपर है, उसके बाद मानसिक रोग हैं, उसके बाद आघात से जो चोट लगती है, एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल जो चोट लगती है उसकी वजह से है, और उसके बाद कैंसर, और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज आ जाती हैं। तो ये नंबर 5 पे है WHO के हिसाब से ब्रोंकियल आज्मा, टॉप 5 डिजीजेज जिसमें ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट हम जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने काम पे नहीं जा पाते या उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, विश्राम करना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है ब्रोंकियल आज्मा की वजह से। और इसमें एलर्जी सबसे बड़ा मुख्य कारण है और अधिकतर लोगों में पता नहीं लगता किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि पता लग जाए तो आप उसको बचाव कर सकते हैं और बचा सकते हैं कि ब्रोंकियल आज्मा को। तो ब्रोंकियल आज्मा को बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है स्टेरॉइड इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करवा के, और कई बार जो इनहेल्ड स्टेरॉइड हैं उससे नहीं अगर संभल रहा है तो कई बार थोड़ी मात्रा में ओरल स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद इनहेल्ड स्टेरॉइड फिर से शुरू किए जाते हैं। तो इसमें हमें ये कभी भी अगर ऐसी दिक्कत, सांस फूल रही है या आवाज आ रही है सांस लेने में जिसको वीज कहते हैं, या खांसी बहुत हो रही है, क्योंकि कई बार वीज नहीं होगी और खांसी बहुत आएगी, तो जिसको हम कफ वेरिएंट आज्मा कहते हैं। तो कुछ लोगों में ये कफ वेरिएंट आज्मा होता है, इसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। कारण उनमें सब में यही होता है कि जो हमारे सांस की नली है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और छोटे ब्रोंकियल और एल्वियोलाई, वहां उसको इन्फ्लेमेशन की वजह से, जैसे डॉक्टर टंडन ने समझाया कि मिकोजा में एडिमा हो जाता है, एडिमा से वहाँ जो रास्ता है वो सकरा हो जाता है और जो हमारी एयर जा रही है वो ठीक से नहीं जा पाती और पूरे फेफड़ों को नहीं पूरी तौर से ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाती है, तो फिर हाइपोक्सिया होता है उसमें, और कुछ लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इमरजेंसी में भी आना पड़ता है, कभी कभी जिस कंडीशन को हम लोग स्टेटस आज्मेटिकस कहते हैं कि इलाज चल रहा है लेकिन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, तो फिर इमरजेंसी में अस्पताल में आना पड़ता है, फिर इंजेक्टेबल उसमें स्टेरॉइड और दूसरी दवाइयां देनी पड़ती है जिससे कंट्रोल करते हैं, और फिर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आपने देखा पिछले 2 वर्ष में बहुत चर्चा हुई है कि कोविड में जो हमने देखा कि जिन लोगों को, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, COAD और COPD पल्मोनरी डिजीज, जिन लोगों को ये था उनको कोविड से भी जो रोग हुआ वो गंभीर हुआ और वो आईसीयू में गए, वेंटिलेटर भी लगा उनको, ऑक्सीजन की भी बहुत रिक्वायरमेंट हुई और उनका आउटकम भी कॉम्प्रोमाइज था, बहुत लोगों को नहीं बचा पाए इस तरह से, जिनको खास तौर से जो लोग एल्डरली थे 60 वर्ष से ऊपर और उनको ये रोग था तो उनको और गंभीर कोविड हुआ।
तो ये लेकिन इसको हम लोग अपने भारत के जो हमारी पद्धति है, आयुर्वेद है, हमारे यहाँ योग है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, अगर हम रोज में ये सब करते हैं, व्यायाम करते हैं और प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपनी जो फेफड़ों की क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने ये किया वो लोग कोविड से भी अच्छी तरह से निकल आए, और जो लोग ये नहीं कर पाए उनको काफी दिक्कतें हुई। तो ये एक ऐसी रोग है जो जिसका, जैसे डॉक्टर ने साहब ने कहा, कोई परमानेंट क्योर एलोपैथी में नहीं है। अगर कोई आयुर्वेद में कहता है तो हो सकता है हो, लेकिन एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अच्छा, यानी कि ये कंट्रोल मान किया के चल जा सकते हैं सकता कि है। इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, इस पर नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। और ये स्थिति बन सकती है कि नियंत्रण के बाद अगर हमने वो जो पहलू, जो शर्तें हैं उनको अगर नहीं माना, जो परहेज हमने नहीं किया, तो ये दोबारा भी हो सकता है। इसमें ये संभावना भी बनती है। टंडन सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या केवल प्रदूषण ही इसको हम एक मुख्य इसमें कारण मान लें कि प्रदूषण की वजह से ही ये समस्या होती है, या कुछ और भी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से अस्थमा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं? प्रदूषण एक कारण है, और कारण जैसे बताया कि अभी डॉक्टर मिश्रा ने आपको समझाया कि किस तरह से एलर्जी होती है। तो एलर्जीज जो है वो एक बहुत बड़ा कारण होती है। आमतौर पे एलर्जी जो है वो लोगों को पता होती है कि किस किस समय में होगी। सीजनल वेरिएशन जब होते हैं उस समय भी ये एलर्जीज होती है। पॉल्यूशन का जहाँ तक बात है, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये अब तय हो चुका है कि 2.5 माइक्रोन के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और ये सब जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, सब कहीं पहुंच जाते हैं। तो प्रदूषण तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, परंतु और भी कारण है, जैसे एलर्जीज है, मौसम चेंज होने में होती हैं। इवन सर्दी और गर्मी में भी लोगों को फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से भी उनको फर्क पड़ता है। और खास करके जब आपको पहले से ही एक क्रॉनिक एस्थमेटिक आप है और जरा सा भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड होता है, वो भी आपके एस्थमेटिक अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है पॉल्यूशन से बचने, और जहाँ तक है कि इन एलर्जेंट से बचने के, जो कि आज की तारीख में चल रहे हैं, पतझड़ और वसंत ऋतु के समय में होते हैं, उन सबसे बचाव अपने आप को आप अवश्य करना है। बिल्कुल, यानी कि इसका एक सबसे बड़ा ये फायदा यही है कि अगर इस तरह की समस्या से बचना है तो एलर्जी से आपको बचना होगा। और आमतौर पर ये लोगों को पता होता है कि क्या कुछ खाने पीने से या किस तरह से धूल से या और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे उन लोगों को एलर्जी है, उससे बिल्कुल बचना होगा। और ये चीज़ें हमें अपने आप में खुद डेवलप करनी होंगी, खुद ही इस पर कंट्रोल करना होगा, जिससे कि इस तरह की समस्याओं से बचा रहे। और खास करके जो दोनों विशेषज्ञों ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि प्रदूषण से तो अपने को बचना ही है। यानी मास्क का प्रयोग आप सिर्फ कोरोना से बचने के लिए ना करें, बल्कि आप मास्क का प्रयोग इस तरह की समस्याओं से, तमाम तरह की एलर्जी से, तमाम तरह के प्रदूषण से बचने के लिए भी लगातार करते चलें। वक्त की थोड़ी सी कमी है, मिश्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर 1 मिनट में सर। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ दूं। जैसे डॉक्टर डन साहब ने कहा, बिल्कुल हम लोग इस बात पे सहमत हैं। एक वांशिक भी होता है, ये फैमिली में फैमिली हिस्ट्री होती है। किसी के पेरेंट्स में किसी को ब्रोंकियल आजमा हुआ है तो बच्चों में भी संभावना बढ़ जाती है उसकी, तो जिसको हम फैमिली हिस्ट्री कहते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी कहते हैं। तो वो भी देखा गया है। तो उन लोगों को और बचाव करने का आवश्यकता है, और वो अगर मास्क लगाएंगे तो प्रदूषण से बचेंगे, डस्ट से एलर्जी है उससे बचेंगे। जैसे 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स का डॉक्टर टंडन साहब ने जिक्र किया, उससे बचेंगे। आजकल प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स की भी बात चल रही है कि वो शरीर में चले जाते हैं। बिल्कुल सर, वो रक्त में जा रहे हैं, ऐसा माइक्रोप्लास्टी इन ब्लड में जो वो घुल रहे हैं, वो भी एक बड़ी समस्या बन रही है। उसको लेकर के भी हमने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की है। और सर थोड़ा सा वक्त कम है, नहीं तो इस विषय पर हम और चर्चा कर सकते थे। आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण और गहरी जानकारियां दी हैं, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये काफ़ी लाभप्रद होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं लोगों को होती है, लेकिन इससे बचा जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।
वरिष्ठ चिकित्सकों की आप परामर्श लें, उससे आप बच सकते हैं। तमाम तरह की कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। खास करके मास्क का प्रयोग अगर आप हर दम करते हैं, हर वक्त करते हैं, तो आप अस्थमा से काफ़ी हद तक, लगभग 80% आप इससे बच सकते हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में मुझे उम्मीद है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और ये फायदेमंद भी आपके लिए होने वाली हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।